पेरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूँ दृष्टि जैन और अभी हम करेंगे आज के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के क्वेश्चन, दैट इज़ 5 जुलाई 2025 के। आज सुबह हमने एडिटोरियल और प्रीलिम्स का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक किया था। अब हम आते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन में। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। कौन सा बोल रहा है? फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर सिस्टम के बारे में बोलना है। तो मोबाइल नंबर्स आर क्लासिफाइड इनटू रिस्क कैटेगरीज बेस्ड ऑन डाटा सोर्स्ड एक्सक्लूसिवली फ्रॉम नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो मोबाइल नंबर्स हैं वो क्लासीफाई होते हैं रिस्क कैटेगरी में बेस्ड ऑन डाटा सोर्स्ड एक्सक्लूसिवली। कहाँ से सोर्स करते हैं डाटा? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से। द सिस्टम अलाउज बैंक्स टू प्रोएक्टिवली डिले और डिक्लाइन ट्रांजेक्शन्स लिंक्ड टू मोबाइल नंबर्स फ्लैग्ड एज हाई रिस्क। तो बोल रहे हैं कि सिस्टम क्या अलाउ करता है कि प्रोएक्टिव डिले कर सको या डिक्लाइन कर सको ट्रांजेक्शन्स जो हाई रिस्क वाले हैं। फिर FRI इज़ मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय, कौन मैनेज करता है और ऑपरेट करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये 3 ऑप्शन है। अब पूछा है हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो ओनली 1, ओनली 2, ऑल 3 एंड नन। ठीक है, इसमें अभी आप लोग आंसर मत देखो, आप लोग खुद सोचो कि इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन इंडिकेटर देख रहे हैं फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, तो रिस्क के हिसाब से तो बोल रहा है कि सही बात है, रिस्क वाली चीज़ को आप तो मतलब आई होप सो कि सेकेंड वाला अपन सही कर सकते हैं यदि अपन बेसिक नॉलेज के हिसाब से देखें तो। ठीक है, चलो पहले अपन देखते हैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में कि स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट क्यों है। ये जो FRI है दैट इज़ फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर यूजेस मल्टीपल डाटा सोर्सेज फॉर रिस्क क्लासिफिकेशन। तो जो NCRP के अलावा भी टेक्स इनपुट फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, तो उसके कौन से चक्षु पोर्टल से लेता है, एंड डायरेक्ट रिपोर्ट्स फ्रॉम बैंक एंड UPI प्रोवाइडर्स। दिस कोलैबोरेटिव डाटा शेयरिंग मॉडल इज़ क्रूशियल टू इट्स इफेक्टिवनेस। ठीक है, फिर स्टेटमेंट 2 लेकिन करेक्ट है। जैसे मैंने बोला था ना कि आप जनरल स्टेटमेंट को करेक्ट कर सकते हो, तो दैट इज़ जो स्टेटमेंट लिखा था वो सही था। दिस डिस्क्राइब्स द कोर फंक्शन ऑफ FRI. इट इज़ डेजिग्नेटेड फॉर रियल टाइम रिस्क बेस्ड इंटरवेंशन बाय इंटीग्रेटिंग द FRI थ्रू APIs. बैंक्स कैन रिसीव इमीडिएट रिस्क अलर्ट्स, रिस्क अलर्ट मिल सकता है, एनेबलिंग देम टू टेक प्रिवेंटिव एक्शंस, और वो प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं जैसे कि डिले कर सकते हैं, डिक्लाइन कर सकते हैं, और या तो फ्लैग कर सकते हैं सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस फॉर फर्दर वेरिफिकेशन। ठीक है, और उससे क्या होगा? प्रिवेंटिंग पोटेंशियल फाइनेंशियल लॉस। अब स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट क्यों है? द FRI सिस्टम वॉज डेवलप्ड एंड लॉन्च्ड बाय, तो अब उसमें लिखा था RBI, तो RBI ने नहीं किया था, ये डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट है किसकी है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की है। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा हमारे लिए न्यू इन्फॉर्मेशन है तो इसको ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ एडवाइज्ड बैंक्स टू इंटीग्रेट इट, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन इट्स एडॉप्शन, बट इट डज नॉट मैनेज और ऑपरेट द सिस्टम इटसेल्फ। तो ये ऑपरेट या मैनेज नहीं करता है खुद से। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। रिसेंटली द क्रिएचर कॉल्ड फेसियोलिया स्मिथी वॉज अ न्यूज़, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज़ इट। तो ये जो नई स्पीसीज़ का नाम लिखा है तो वो क्या है बोल रहे हैं? तो डीप सी ईल है, स्पाइडर है, फ्रॉग है या एंट है? तो द करेक्ट आंसर इज़ डीप सी ईल। तो इसमें ना पता है ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल है, तो इसको ना आप लोग ऐसे नोट कर लिया करो कि ये चीज़ें हमको याद करना है। तो ये जो स्पीसीज़ है इट इज़ अ टाइप ऑफ डीप सी ईल है। ठीक है, और इसको कॉमनली डक बिल या विच ईल्स बोलते हैं। दीज ईल्स हैव लॉन्ग स्लेंडर बॉडीज़, इनकी बड़ी और स्लेंडर बॉडी होती है, एंड आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन डार्क हाई प्रेशर कंडीशंस ऑफ डीप सी। दे आर यूजुअली फाउंड इन मडी और सैंडी बॉटम्स, मडी या सैंडी बॉटम में मिलते हैं। साइंटिस्ट स्टडी सच स्पीसीज टू अंडरस्टैंड डीप सी बायोडाइवर्सिटी, तो इनको डीप सी बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने में मदद मिलती है इनसे। फेसिलोलिना स्मिथी गेन्ड अटेंशन रिसेंटली ड्यू टू न्यू रिकॉर्ड ऑफ इट्स प्रेजेंट इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन। तो अब ये इंडियन ओशन के कुछ अलग अलग पार्ट में मिली है, इसलिए ये न्यूज़ में थी। फिर आते हैं हम, द रिक्लेम फ्रेमवर्क स्टार्टेड बाय विच मिनिस्ट्री। तो रिक्लेम फ्रेमवर्क कौन सी मिनिस्ट्री ने स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन है। तो द ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस है। अब हम देख, यदि आप लोगों को पता है रिक्लेम मतलब देखो ये आता है या नहीं आता है वाला है, मतलब या तो आएगा तो सीधे नंबर मिलेंगे, 2 नंबर 1 नंबर जितने का भी क्वेश्चन, और नहीं आता तो नेगेटिव मार्किंग, इसलिए इसको सोच समझ कर टिक किया करो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने रिक्लेम इनिशिएटिव क्यों लाया? रिक्लेम फ्रेमवर्क, रिक्लेमेशन ऑफ अबैंडन्ड माइंड एरियाज़, क्या चीज़ के लिए है ये? रिक्लेमेशन ऑफ अबैंडन्ड माइंड एरियाज़, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कोल इन इंडिया। द एम ऑफ रिक्लेम इज़ टू रिस्टोर लैंड दैट हैज़ बीन डैमेज्ड बाय माइनिंग। तो ये नाम से समझ आ रहा है कि लैंड को रिस्टोर करना है जो माइनिंग से डैमेज हो गई है। When coal mines are abandoned or closed, they often leave behind disturbed land. तो वो क्या करते हैं? वो disturbed land छोड़ देते हैं, open pits छोड़ देते हैं, और waste dumps which can harm the environment and local community. ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच इंडियन स्टेट इज़ नामदफा नेशनल पार्क लोकेटेड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी ईजी भी है, ठीक है। नामदफा अपन सब पढ़ते हैं, नामदफा इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, लेकिन इसमें ट्रिक क्या है कि पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का दिया हुआ है नाम, ठीक है। तो सिक्किम, मणिपुर, आसाम और अरुणाचल प्रदेश, बट द करेक्ट आंसर इज़ अरुणाचल प्रदेश। देखो ये लोकेशन है नामदफा रिवर का, ठीक है। यहीं से ना जो ब्रह्मपुत्र है ना अपना टर्न लेती है, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ से टर्न लेती है और ये नामदफा नेशनल पार्क है और यहाँ पे आसपास पड़ेगा नामचा बरवा, ठीक है। ये पीक है अपनी, ध्यान रखना। फिर उसके बाद आते हैं नामदफा के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का, और ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिसका बॉर्डर है म्यांमार के साथ। ये तो अपन को पता ही है ना कि ये जो बॉर्डर है इस तरफ म्यांमार है, ये लिखा भी हुआ है म्यांमार। नामदफा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क्स कवरिंग एन एरिया ऑफ 1985 स्क्वायर किलोमीटर, और ये टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का पार्ट है एंड इट इज़ फेमस फॉर अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज इट स्पैन्स डिफरेंट एल्टीट्यूड्स, जिसमें लो लैंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से लेके स्नो कैप्ड पीक्स तक है, ठीक है। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ स्टार्टेड द फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था ना FRI का, तो फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर किसने स्टार्ट किया है? तो RBI है फर्स्ट ऑप्शन, NPCI है दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, थर्ड इज़ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट, एंड फोर्थ इज़ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर दैट इज़ I4C। तो आई होप आपको याद होगा, अभी हमने पढ़ा है फर्स्ट क्वेश्चन, तो इट इज़ स्टार्टेड बाय C, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट। तो हम देख लेते हैं इसके बारे में। यस, द करेक्ट आंसर इज C। द फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर इज अ सिस्टम डेवलप्ड टू हेल्प फाइट फाइनेंशियल फ्रॉड इन इंडिया। तो ये जो स्कैम्स वगैरह होते हैं ना उसको टैकल करने में मदद करता है। इट वॉज लॉन्च्ड बाय डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और इसका मेन पर्पस क्या है FRI का? टू आइडेंटिफाई एंड फ्लैग मोबाइल नंबर्स यूज्ड इन फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़। आजकल बहुत ज़्यादा हो गए ना, अलग अलग स्कैम्स हो रहे हैं, प्लस डिजिटल अरेस्ट वाला चीज़ चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये टर्म आप लोगों को पता होना चाहिए, डिजिटल अरेस्ट, ठीक है, उसको ध्यान में रखना। तो आई होप ये प्रीलिम्स वाला पार्ट आप सभी को क्लियर होगा। अब हम आते हैं मेंस वाले टॉपिक में। तो मेंस में हम 2 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज पार्लियामेंट नीड इट्स ओन इन हाउस रिसर्च इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन आउटसाइड एक्सपर्ट्स, ठीक है, कि व्हाई डज पार्लियामेंट नीड इट्स ओन इन हाउस रिसर्च इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन आउटसाइड एक्सपर्ट्स, कि पार्लियामेंट को खुद की रिसर्च क्यों चाहिए रहती है। हाउ डज सच रिसर्च हेल्प इन मेकिंग बेटर लॉज एंड चेकिंग गवर्नमेंट वर्क, ठीक है, तो ये कैसे हेल्प करता है लॉ बनाने में और गवर्नमेंट वर्क को चेक करने में। एंड वाई इज़ इट अ गुड वे टू सेट अप दिस सिस्टम, ये अच्छा तरीका क्यों है नया सिस्टम सेटअप करने के लिए, ठीक है। तो इसमें 3 पार्ट है बेसिकली, वो हम तीनों हमको डिस्कस करना है। तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे कि पार्लियामेंट का खुद का रिसर्च में खुद का इन हाउस जो रिसर्च सिस्टम है उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी एंड प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन लॉ मेकिंग। लेकिन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, तो रीज़न दे दिया क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज़ है बहुत ज़्यादा अलग अलग डोमेन में। लेजिस्लेचर्स आर इक्विप्ड विद टाइमली, क्रेडिबल एंड इम्पार्शियल रिसर्च। Relying solely on the experts possesses a challenge of bias, limited confidentiality and lack of continuity. Therefore, an embedded in-house research mechanism has become essential to strengthen Parliament's legislative and oversight functions. ठीक है, अब देखते हैं हम कि नीड फॉर इन हाउस रिसर्च क्या है। तो इसमें रीजंस देखेंगे हम, बेसिकली क्या देखेंगे? रीजंस। तो इसमें फर्स्ट है कि इंश्योर करता है इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी। External experts may have affiliations, ideological leanings or vested interests, potentially compromising the objectivity of research. An in-house service offers independent and neutral analysis, ठीक है, preserving parliamentary sovereignty. तो इससे क्या होगी? parliamentary sovereignty, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, parliamentary sovereignty बच सकती है। फिर confidentiality and trust, तो sensitive legislative और oversight matters require confidentiality. In-house researchers are bound by institutional ethics and secrecy obligations, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है? कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, इन हाउस रिसर्चर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल एथिक्स होता है और सिक्रेसी ऑब्लिगेशंस होते हैं। फिर नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी एंड कंटिन्यूटी, ठीक है। पार्लियामेंट डील्स विद लॉन्ग टर्म इशूज़, तो लॉन्ग टर्म इशूज़ होते हैं और लेगेसी पॉलिसीज़ होती है। तो जब इंटरनल रिसर्च होता है ना तो वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है और वो कंटिन्यू करती है इवन एज MPs चेंज ओवर इलेक्शन साइकिल, मतलब वो कंटिन्यूस स्टोर हाउस है ना। ऐसा नहीं कि एक MP चेंज हुआ तो आप फिर आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेंज हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। क्विक एंड टेलर्ड इनपुट्स, तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स होती है ना, उनको तुरंत मतलब स्विफ्ट रिस्पॉन्सेज चाहिए होते हैं। तो इन हाउस रिसर्च स्टाफ कैन डिलीवर ब्रीफिंग्स, डाटा एनालिसिस एंड समरीज टेलर्ड टू
यूनिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ एमपीज, तो हर चीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से आपको मिल जाता है। सेकेंड पार्ट है इसका कि इसकी बेनिफिट्स क्या होते हैं लॉ मेकिंग एंड ओवरसाइट में, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या है। तो ये एविडेंस बेस्ड लेजिस्लेशन होता है, मतलब बेसिकली आपको एडवांटेजेस लिखना है। तो एविडेंस बेस्ड लेजिस्लेशन होता है तो रोबस्ट इन हाउस रिसर्च एम्पावर्स एमपीज टू ड्राफ्ट एंड स्क्रूटिनाइज बिल्स, जो कि ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस है, ठीक है। फिर इफेक्टिव कमिटी वर्क होती है, तो कमिटीज़ रिलाई हेविली ऑन फैक्चुअल एनालिसिस एंड टेक्निकल इनपुट्स। अ डेडिकेटेड रिसर्च सर्विस इंश्योर्स कमिटीज़ ऑपरेट विद इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव्स एनहांसिंग अकाउंटेबिलिटी। तो इन्फॉर्म्ड पर्सपेक्टिव्स रहेगा और अकाउंटेबिलिटी एनहांस हो सकेगी, ठीक है। फिर स्ट्रेंथन करना है पार्लियामेंट्री डिबेट्स को, तो हाई क्वालिटी रिसर्च इक्विप्स मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन डिबेट्स मोर मीनिंगफुली, thus avoiding superficial discussions and enabling data-backed arguments। तो superficial discussions avoid हो पाते हैं। फिर enhanced government accountability, तो गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है क्योंकि रिसर्च रिपोर्ट वो एमपीज़ को हेल्प करती है और इन्फॉर्म्ड क्वेश्चंस पोज करती है, डिमांड एविडेंस एंड स्क्रूटिनाइज एग्जीक्यूटिव एक्शंस, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। फिर अ मॉडल फॉर स्टैब्लिशिंग इन हाउस रिसर्च, तो ये मॉडल कैसे है, ये थर्ड पार्ट था ना हमारा। देखो ये वाला जो था ये सेकेंड पार्ट था और ये हमारा था फर्स्ट पार्ट इंट्रो के बाद। तो अभी कैसे मॉडल है इन हाउस रिसर्च के लिए, तो इसमें डेडिकेटेड पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस होती है जो इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस होती है ना, उसी पे बेस्ड है। जैसे पीआरएस वगैरह की भी टीम होती है। फिर होता है रिक्रूटमेंट ऑफ डोमेन स्पेशलिस्ट, तो डोमेन स्पेशलिस्ट को रिक्रूट किया जाता है जो इंक्लूड करते हैं इकोनॉमिस्ट, लीगल एक्सपर्ट्स, टेक्नोलॉजिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और स्टैटिस्टिशियंस, ठीक है, जिनको मल्टी डायमेंशनल एक्सपोजर होता है। फिर ऑटोनॉमी एंड नॉन पार्टीशनशिप, तो इसमें क्या होता है रिसर्च बॉडी शुड फंक्शन इंडिपेंडेंटली अंडर द लोकसभा एंड राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, तो लोकसभा और राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के अंदर इंडिपेंडेंटली फंक्शन करना चाहिए। ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, तो ट्रेनिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड टू रिसर्चर्स एंड एमपीज टू एनहांस एंगेजमेंट विद रिसर्च आउटपुट्स एंड डाटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग। फिर डिजिटल रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डेवलपिंग ऑनलाइन नॉलेज रिपोजिटरीज एंड डाटा पोर्टल्स विल अलाउ एमपीज ईजी एक्सेस टू पॉलिसी ब्रीफ्स, तो इससे क्या होता है पॉलिसी ब्रीफ्स के लिए ईजी एक्सेस मिल जाता है। आई होप ये क्लियर होगा। फिर वे फॉरवर्ड में देखते हैं कि इसमें क्या है इंस्टीट्यूशनलाइज अ पार्लियामेंट्री रिसर्च विंग, तो एक पार्लियामेंट्री रिसर्च विंग को इंस्टीट्यूशनलाइज करो जो फॉर्मली इस्टेब्लिश करेगा पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस, और वहाँ पे प्रॉपर एडिक्वेट फंडिंग आएगी और फंक्शनल इंडिपेंडेंस रहेगा। सेकेंड है प्रमोट कोलैबोरेशन विद एकेडेमिशिया, ये पता है आपको अपन ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये डायरेक्टली लिखा नहीं है, बट जब भी आप कोई आंसर को कंक्लूड करते हो यू हैव टू गिव सम सजेशंस, ठीक है। प्रमोट कोलैबोरेशन विद एकेडेमिशिया, तो एंश्योर पार्टनरशिप्स बिटवीन रिसर्च विंग एंड यूनिवर्सिटीज़। थर्ड है डेवलप यूज़र फ्रेंडली रिसर्च आउटपुट, तो हमको रिसर्च आउटपुट यूज़र फ्रेंडली डेवलप करना है, जैसे कि क्रिएट कंसाइज पॉलिसी ब्रीफ्स एंड एक्सप्लेनर डॉक्यूमेंट्स। फिर इन्वेस्ट इन डाटा एंड टेक्नोलॉजी टूल्स, तो डाटा और टेक्नोलॉजी टूल्स में इन्वेस्ट करो, लेवरेज करो डाटा एनालिटिक्स को, एआई टूल्स को और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉर फास्टर एंड डीपर इंसाइट्स टू एड एमपीज इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सेंसिटिव एमपीज ऑन यूटिलाइजिंग रिसर्च, तो ये रिसर्च कैसे यूटिलाइज करना है, सॉरी सेंसिटिव नहीं सेंसिटाइज, मतलब अवेयरनेस क्रिएट करो। कंडक्ट वर्कशॉप फॉर एमपीज टू एनहांस अवेयरनेस एंड कैपेसिटी टू इंटरप्रीट एंड अलाउ रिसर्च फाइंडिंग्स, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कंक्लूजन, तो एन इन हाउस हमने देख लिया ना, इंट्रो देख लिया, बॉडी देख लिया, अब कंक्लूजन की तरफ आते हैं। एन इन हाउस पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस इज इंडिस्पेंसिबल फॉर फॉस्टरिंग एन इन्फॉर्म्ड इफेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव लेजिस्लेचर, तो इन्फॉर्म्ड रहेगी, इफेक्टिव रहेगी और रिस्पॉन्स्ड लेजिस्लेचर रहेगी। एज इंडियाज़ डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सपैंड एमिड्स कॉम्प्लेक्स सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस, तो अपनी डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बढ़ी रही है सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस के साथ। सच ए सर्विस कैन बिकम कॉर्नर स्टोर ऑफ गुड गवर्नेंस, तो ये गुड गवर्नेंस का एक कॉर्नर स्टोर बन जाएगा जहाँ पे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग हो सकेगी और रॉबस्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनेगी, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आज के, तो द क्वेश्चन इज शुड ओनली हायर कोर्ट्स हैंडल केसेस रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल, what are the benefits of this rule, does it help people get justice faster or it make it harder for them to get timely help। तो बोल रहा है फर्स्ट पार्ट है कि शुड हायर कोर्ट्स हैंडल के, सिर्फ हायर कोर्ट्स जिसमें कि कौन आता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो हायर कोर्ट्स हैंडल केसेस मतलब सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को हैंडल करना चाहिए क्या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केसेस। सेकेंड बोल रहा है इसके बेनिफिट्स क्या है यदि वो हैंडल करते हैं तो, और ऐसा तो नहीं है कि मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है कि डज इट हेल्प पीपल टू गेट जस्टिस फास्टर, या तो फिर डिले कर देता है।
तो 3 पार्ट हो गए, ठीक है। आई होप ये समझ आया होगा। अब अपन इसके आंसर में जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन हमको शुरू करना है कोर्ट वाले से, हायर कोर्ट से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड गारंटीज फंडामेंटल राइट्स और स्टैब्लिशेस फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। इसमें ना आप देखो एक इंट्रो और लिख सकते हो, आर्टिकल 124 और 214 जो सुप्रीम कोर्ट, मैं यहाँ पे ये हाई कोर्ट नहीं, पहले सुप्रीम कोर्ट है 124 और 214 इज़ फॉर, अरे मैं उल्टा लिख रही हूँ, सॉरी 124 इज़ फॉर सुप्रीम कोर्ट एंड 214 इज़ फॉर हाई कोर्ट, ठीक है। तो उससे भी आप शुरू कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल एब्जुडिकेशन इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग दिस फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट, resolving conflicts between laws and constitutional provisions and protecting citizens' rights. Whether such cases should be restricted only to higher courts raises important debates. तो यही जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि एक important debate है। अब arguments for मतलब in favor of restricting constitutional cases to higher courts, कि higher courts को ही देखना चाहिए। तो इसमें क्या होती है, यूनिफॉर्मिटी होती है इंटरप्रिटेशन की, क्योंकि हायर कोर्ट्स जैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं ना, वो यूनिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन मेंटेन करते हैं और कॉन्ट्राडिक्टरी रूलिंग्स बच जाती है। फिर उनकी एक्सपर्टीज़ और जुडिशियल एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स ऑफन इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स लीगल डॉक्ट्रिन्स एंड फार रीचिंग पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। हायर कोर्ट जजेस जनरली हैव, तो हायर कोर्ट जजेस के पास जनरली क्या होता है, ग्रेटर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज़। फिर प्रेसिडेंशियल वैल्यू, तो इसमें क्या होता है, डिसीजंस ऑफ हायर कोर्ट स्टैब्लिश बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स अंडर आर्टिकल 141। तो आर्टिकल 141 के अंदर बाइंडिंग प्रेसिडेंट्स होते हैं। सेंट्रलाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन इन हायर कोर्ट्स इंश्योर कोहेरेंट, तो ये कोहेरेंस लाते हैं, ठीक है। जैसे ये आर्टिकल लिखा है ना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आर्टिकल्स मेंशन करो यदि वो पॉलिटी का आंसर है तो। फिर अपना था कि चैलेंजेस क्या है, कि यदि हम सिर्फ हायर कोर्ट को ये केसेस देते हैं हैंडल करने तो एक्सेस टू जस्टिस एंड टाइमलीनेस, क्योंकि उनके पास बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आप इसमें नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड का डाटा लिख सकते हो, ठीक है। Restricting such cases, such matters only to higher cases make it harder for the people to secure timely remedies. तो timely remedies नहीं मिल पाती लोगों को। फिर जोग्राफिक एंड इकोनॉमिक बैरियर्स हो जाते हैं। मान लो आपको सुप्रीम कोर्ट के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट के लिए कैपिटल में या अलग अलग जो बड़ी सिटी है वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो फॉर सिटीजन्स इन रिमोट रीजन्स और विद लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज अप्रोचिंग हायर कोर्ट्स कैन बी कॉस्टली एंड लॉजिस्टिकली चैलेंजिंग भी हो सकता है, deterring them from pursuing constitutional claims. फिर थर्ड है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ लोअर कोर्ट्स। तो लोअर कोर्ट्स का अंडर यूटिलाइजेशन हो जाता है, वो मतलब उनको आप और काम दे सकते हो जबकि आप देते नहीं हो। तो जुडिशियल कैपेसिटी इन लोअर कोर्ट रिमेन अनटैप्ड, एक्सक्लूडिंग देम फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल एब्जुडिकेशन प्रिवेंट्स कैपेबल जजेस, ठीक है। फिर इम्पैक्ट ऑन स्पीड एंड जस्टिस डिलीवरी, तो इससे इम्पैक्ट क्या होता है स्पीड और जस्टिस डिलीवरी में, कि पोटेंशियल फॉर डिले हो सकता है। सेंट्रलाइजिंग इंस्टीट्यूशंस इश्यूज इन हाई कोर्ट, सेंट्रलाइजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन हायर कोर्ट्स ऑफन लीड टू प्रोसीजरल डिलेज और बैकलॉग होता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट मिसयूज, हाउएवर रिस्ट्रिक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स टू हायर कोर्ट ऑल्सो गार्ड्स अगेंस्ट फ्रिवुलस और इल कंसिडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम्स। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लेम्स है ना वो बहुत बार इल कंसिडर्ड रहती है, सही नहीं रहती है। तो इसीलिए अपन को क्या चाहिए, बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। तो while higher courts ensure quality and consistency, mechanism should exist to allow lower courts also to address जो easy cases है ना, straight forward constitutional issues उनको। अब जैसा कि मैंने बोला कि आपको solution भी लिखना है, तो वे फॉरवर्ड आप लिखोगे। तो टायर्ड एब्जुडिकेशन मॉडल, तो टायर्ड मतलब ऐसे 1 2 3 अलग अलग टायर्स पे होना चाहिए। स्टैब्लिश क्लियर गाइडलाइंस डिफाइनिंग विच कॉन्स्टिट्यूशनल इशूज़ लोअर कोर्ट्स कैन डिसाइड एंड विच मस्ट मैंडेटरीली गो टू हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ट्रेनिंग फॉर लोअर कोर्ट जजेस, enhance constitutional law training for lower judiciary to equip them to handle basic constitutional issues effectively and responsibly। तो ट्रेनिंग देना है आपको। फिर फास्ट ट्रैक करना है बेंचेस को हायर कोर्ट्स में, ठीक है। क्रिएट डेडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस विथ स्ट्रिक्ट टाइमलाइंस। फिर फोर्थ है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ करना है आजकल। सो हाई कोर्ट्स अलग अलग यूज़ कर ही रहे हैं, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का है, क्या मॉडल है, ज़ीरो पेंडेंसी, ये आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, ज़ीरो पेंडेंसी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आते हैं स्ट्रेंथन लीगल एड सर्विसेज, तो जिससे कि सिटीजन्स को हेल्प मिले, मार्जिनलाइज ग्रुप्स को हेल्प मिले और एक्सेस कर सके वो हायर कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ को। अब हमने देख लिया, इंट्रो देख लिया, बॉडी देख लिया, अब हम मूव ऑन करेंगे कंक्लूजन की तरफ। तो रिस्ट्रिक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एब्जुडिकेशन टू हायर कोर्ट्स इंश्योर्स कंसिस्टेंसी एंड जुडिशियल क्वालिटी, ये बता दिया पॉजिटिव में, लेकिन वो लिमिट करता है जस्टिस को ड्यू टू डिले एंड रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, इसलिए हमको बैलेंस जुडिशियल अप्रोच चाहिए, ठीक है।
आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को ये वाला आंसर, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस वाला, प्रीलिम्स के आंसर भी और मेंस के भी दोनों आंसर भी। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कल मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स के साथ। ठीक है, थैंक यू।